नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं पीसीएस के लिए। या अगर आप आरओ की भी कभी परीक्षा दें तो उसके लिए भी पीसीएस 2022 उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जैसा मैं बता रहा था कि करंट के साथ साथ हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को भी अब करेंगे। तो 25-25 क्वेश्चन का सेट आपके सामने है और ये सेट बिल्कुल, ये मान लीजिएगा, इसको आपको मॉक टेस्ट की तरह लगा के देना होगा। तब आप देखिएगा वाकई में आपको मज़ा आएगा। और इसके लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स कुछ क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मटेरियल को यूज़ करने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ किया गया है, जैसे स्पेक्ट्रम को यूज़ किया गया है। मॉडर्न के लिए इसके अलावा एस के पांडे की किताब को यूज़ किया गया है, सौरभ चौबे की किताब को यूज़ किया गया है मेडिवल और एंशंट के लिए। इसके अलावा एनसीईआरटी के लिए हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो हमने एनसीईआरटी यूज़ की है, नितिन सिंघानिया यूज़ की हम लोगों ने। इसके अलावा घटना चक्र से जो कुछ अच्छे क्वेश्चन हमको विषय के मिले हुए थे, जैसे इतिहास के, विज्ञान के, उसको यूज़ किया है। और करंट अफेयर्स के लिए हम जो अपने नोट्स रेडी करते हैं उसके अंतर्गत करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो करंट अफेयर वैसे सेपरेट ही रहेगा, उसकी सेपरेट वीडियो ही आते हैं। ये जो लेक्चर्स रहेंगे ये बेसिकली उस करंट के अलावा जो जीएस होती है वो कंप्लीट रहेगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस के लेवल पे, तो ये मान के चलिए कि ये 25 क्वेश्चंस का मॉक है आपके आगे। हाँ, इस 25 क्वेश्चन में अपने आप को इवेलुएट कीजिए और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैच द कॉलम है ये। एक साइड में सारे युद्ध दिए हुए हैं और एक साइड में आपको दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड घटनाएं, कोई संधि हुई या कोई घटना हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है ये किससे रिलेटेड है? इस घटना के बाद क्या हुआ था? इस तरह देखेंगे तो पेरिस की संधि लिखा हुआ है, ब्रिटिश की हार, अनिर्णायक युद्ध और एक्सला शैपल की संधि से अंत। तो जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था वो बेसिकली ना अनिर्णित, हाँ अनिर्णित नहीं था, एक्सला शैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। तो एक आपका देखा जाए तो 4 हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड कर्नाटका वॉर था, थर्ड कर्नाटका वॉर का युद्ध हुआ था, अंत हुआ था पेरिस की संधि से, है ना, पेरिस की संधि से। इसके बाद पेरिस की संधि आप लोगों ने देखा होगा कि जब क्यों करानी पड़ी थी, बिकॉज उस समय जो सप्तवर्षीय एक प्रकार से युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं लगभग पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर युद्ध कर रही थी। सेकेंड कर्नाटका वॉर, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? सेकेंड कर्नाटका वॉर को अगर आप देखेंगे तो वो लगभग सा अनिर्णित सा रहा था। देखिए, फ्रांस का जो एक प्रकार से माना जाता है कि कमजोरी वो पेरिस संधि से ही समझ में आ गई थी। तीसरा जो कर्नाटका वॉर था वहीं से फ्रांस कमज़ोर होना शुरू हो गया था, ब्रिटेन के आगे झुकना शुरू हो गया था। तो ये तीन घटनाएं इन तीन युद्धों से आपसे जुड़ी हुई हैं। और चौथा जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ वो एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में बात किया गया है। एंग्लो मैसूर युद्ध, है ना, इसमें जो अंग्रेज जिसकी तरफ थे, उस पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में तो बिल्कुल अंग्रेज एक तरह से हार गए थे, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की हार। तो इसमें जो हमारा जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट कर्नाटका वॉर आपका हो गया 4। आपका थर्ड कर्नाटका युद्ध से में क्या निकल के है कि पेरिस की संधि से फिनिश हुआ। सेकंड कर्नाटका वॉर आपका क्या हुआ? अनिर्णित रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिशर्स की हार में रही, है ना। दूसरा मैसूर युद्ध भी जीत सकते थे, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो गई थी उसी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, अब देखिए ये क्वेश्चन और ज़बरदस्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन की ओर फोकस करिएगा प्लीज़। इस तरह से लेक्चर कराने का सिर्फ लक्ष्य ये है कि ये सिर्फ क्वेश्चन तक चीज़ें रहें और इसमें डेटा थोड़ा सा कम लगता है, तो चीज़ें जल्दी से अपलोड हो जाती हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि सही चीज़ों को चुनिए या सही पेयर को खोजिए। इसमें से 3 चीज़ें गलत हैं, एक चीज़ सही होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना पहले यहाँ राउंड ऑफ कर लीजिए कीजिए कि क्या पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है। अब ये हमें इसमें से करेक्ट चीज़ पकड़नी है। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मीर जाफ़र और क्लाइव के बीच में। देखिए मीर जाफ़र और क्लाइव के बीच में तो हुआ था, लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से अंग्रेज़ों को लीड कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो। और मीर जाफ़र की ओर से अकेले नहीं थे ये सब लोग, ये पूरा एक सिस्टम था। पूरा सिस्टम कौन? अवध के नवाब थे, मुग़ल सेना थी और बंगाल के नवाब। तो मतलब एक प्रकार से पूरी सत्ता और एक तरफ अंग्रेज, इसीलिए बक्सर के युद्ध को ना निर्णायक रूप से माना जाता है। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। वांडीवाश का युद्ध फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो एक्चुअली आंसर हमारा यही मिल गया हमको, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। चिलियावाला वॉर लिखा हुआ है, चिलियावाला वॉर डलहौजी और मराठों के बीच में बोला हुआ, जी नहीं, चिलियावाला वॉर बेसिकली हुआ था, ये हुआ था सिखों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। और बहुत ही फाइटिंग वॉर थी ये, 10-10 15-15 हज़ार की सेनाएं थी दोनों तरफ और ये अनिर्णित वॉर रही थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध बेसिकली निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में नहीं हुआ था, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए ये भी खत्म हो गया। तो जो बी ऑप्शन था ये हमारा करेक्ट हो गया, मराठा और निज़ाम के बीच में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जन प्रशासन की नींव। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बोल रहा है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से खोजनी है कि क्या सही नहीं है, नहीं वाला ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जन प्रशासन की नींव मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की। देखिए कार्नवालिस ने जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफ़ी सुधारी थी, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आया था वो एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके साथ साथ पुलिसिंग में रिफॉर्म्स लेके आया था, जिसको कार्नवालिस कोड के नाम से भी आप जानते होंगे, 1794 के आसपास। और दूसरा पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी में असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये बात भी सही है। तीसरा पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की जो बात है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक भाई बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर तो थे, उन्होंने बहुत सारे भारत से कुरीतियों को ख़त्म करने की मदद की, बहुत जो फ्यूडल जो सोच थी, जो दकियानुसी सोच थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, चाहे बाल विवाह के ऊपर हो या शिशुवध के ऊपर, इन्होंने काफ़ी कुछ काम किए। तो ये स्टेटमेंट नहीं है जो स्टेटमेंट ये बता रहे हैं लोग, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के एरिया को बड़ा नहीं किया है ना, वो काम डलहौजी ने किया था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट चलाया उसने, जो एग्रेसिव तरीके से भारत में ब्रिटिश इंडिया में राज्यों का अधिग्रहण जो करना शुरू किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें एक्चुअली गलत ही चीज़ खोजनी थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, सी ऑप्शन जो हमारा इसमें है क्लियर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, अब देखिए इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट खोजिए, चौथे में रॉन्ग स्टेटमेंट निकालने हैं आपको। हेक्टर मुनरो बक्सर वॉर करेक्ट है, 1764-65। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध बिल्कुल करेक्ट है जी, 1814 के आसपास। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एकदम करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जी नहीं, कॉर्नवालिस तो 1799 के आसपास ही चले गए थे, ये वॉर हुई थी 1814 के आसपास, तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें जो आपका है वो स्ट्राइक आउट हो गया, क्योंकि हमें नहीं निकालना था, गलत वाला खोजना था, डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पीसीएस की टेस्ट सीरीज पे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ करंट अफेयर हमारा रेडी करना रह गया है। हर टेस्ट में करीब जो हम 14 से 15 टेस्ट बना रहे हैं, इसमें हर टेस्ट में करीब 25 से 30 करंट अफेयर इंक्लूड किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सितंबर से लेके और टिल डेट तक के करंट अफेयर यूज़ किए जाएंगे। एक्चुअली आपको करंट अफेयर 15 मई तक का एटलीस्ट पढ़ना है, जो आप 12 जून की परीक्षा के लिए रेडी होंगे। तो पाँचवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय विद्रोहों का प्रमुख कारण क्या था। देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो ट्राइबल विद्रोह हुए थे 1801 से लेकर 1899 के बीच में, उसका मेन रीज़न क्या था। भाई ऐसे तो विद्रोह नहीं होते ना, क्या रीज़न था। तो जनरल आपको दिखना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा जो टैक्सेशन का रेट था वो, उसके बाद जो पीजेंट क्लास था या जो मज़दूर लोग थे, उस क्लास के ऊपर ना अत्याचार था, किसका, सरकार का भी था, कंपनी का भी था, सरकार का भी था, और जो बिचौलिए थे जैसे जमींदार हो गए, मतलब जो टैक्सेशन व्यवस्था थी ना, उसने बहुत खून चूसा। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीज़न थी वो। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें प्रमुख कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाना। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म का प्रचारक का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिए के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। देखिए ये आपको सारे पॉइंट इसमें करेक्ट लग रहे होंगे, एक पॉइंट थोड़ा सा ना हमको ज़रा ध्यान देना होगा, ये ट्राइबल है ना, जो खास तौर से ये सारे कोर रीज़न तो है बिल्कुल करेक्ट है ना, मैं मानता हूँ ये सारे कोर रीज़न है, लेकिन इसमें एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या लग रहा है ना, कि ये आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हैं वो भूमि अधिग्रहण को लेके बहुत तेज़ी से चलते हैं। उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स थे, ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल थे, लेकिन बहुत डोमिनेटिंग पॉइंट है ये वाला है, डी ऑप्शन, कि जो ट्राइबल समुदाय थे, कम्युनिटी थी, उसकी जो पुरानी भूमि थी, उस पर मतलब जिस प्रकार से हस्तक्षेप हो रहा था या जो छीनी जा रही थी, वो एक बहुत बड़ा कारण था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक,
गदर पार्टी के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, है ना, गदर पार्टी की स्थापना, बहुत ही प्रोमिनेंट ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इस आंदोलन का नेतृत्व रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसे पंजाब में, देखिए ये रासबिहारी बोस के द्वारा ऐसे नहीं किया गया था, मैं पहले बता दूं, लाला हरदयाल इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, एक चीज़, इसे पंजाब में नागरिकों का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये बोल रहा है कि इस आंदोलन को पंजाब के नागरिकों का समर्थन प्राप्त नहीं था। ठीक है, ये बात करेक्ट है। कामागाटा मारू घटना आंदोलन के आरंभ की प्रमुख कारण थी। कामागाटा मारू जो जापानी जहाज़ था, जो कनाडा में और फिर बाद में बजबज में जो कलकत्ता के पास जो दुर्घटना उस पर हुई, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण था। तो देखिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो बी ऑप्शन हम देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल से करेक्ट इसमें होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए लाला हरदयाल ने अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना की थी, वो मेनली अगर देखा जाए तो 3 बड़ी घटनाओं की भूमिका थी, है ना। इसमें एक तो था कि भाई उनकी गिरफ्तारी एक बार हो गई थी, फिर गाटा मारू जो घटना थी वो हो गई थी, फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें जो ब्रिटिशर जिस प्रकार से सबको इंक्लूड कर रहे थे और जो उसकी वजह से जो समस्या खड़ी हो रही थी, ये 2-3 घटनाएं थी जो कि गदर पार्टी की स्थापना और वो गदर आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली पंजाब के नागरिकों का कोई बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं था, तो जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास में डिकी बर्ड प्लान, ठीक है, डिकी बर्ड प्लान का क्या उद्देश्य था। डिकी बर्ड प्लान बेसिकली एक्चुअली क्या होता, ये ब्रिटिशर्स का एक प्लान होता था कि बाल्कनाइजेशन करना, मतलब बाल्कन प्रदेश को जिस प्रकार से उन्होंने तोड़ा था कि छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दो, है ना, और इस प्रकार से इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान कहा जाता है। और ये प्लान किसकी सोच थी, ये थी लॉर्ड माउंटबेटन की। उसकी सोच थी कि भारत को छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ा जाए, जो कि मुख्य रूप से कामयाब नहीं हो पाया था। तो इसमें देखियो सीधे सीधे दिख रहा होगा आपको ए, 7th का ए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कम्युनल पंचाट या कम्युनल अवार्ड जो बहुत फेमस है भाई, 1931-32 के दौरान अंग्रेजों ने देखो मार्लियामेंटो एक्ट से 1909 से में जो एक्ट आया था उसमें एक चीज़ घोषित कर दी थी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी थी, उनको पृथक निर्वाचक क्षेत्र प्रदान करके, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान करके, कि मुस्लिमों की सीटें आरक्षित हो गई थी। और इसका यूज़ इन्होंने और किया कि 1919 में इन्होंने देखा कि और लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की कोशिश कर दी गई। और इसका फ़ायदा कि डिवाइड एंड रूल को और मजबूत करने के लिए कम्युनल पंचायत बनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या था कि 16 अगस्त 1932 के आसपास रैमजे मैकडोनल्ड, कौन, रैमजे मैकडोनल्ड, है ना, इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। और इसके अनुसार जो डिप्राइव्ड क्लास या जो दलित थे उनको हिंदुओं से अलग मांग के अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कर दी गई। और इसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ गांधी जी की ओर से भी। ठीक है, तो आपको ये देखने होंगे कौन कौन सी बात इसमें करेक्ट है। पहली बात भी करेक्ट है और दूसरी बात भी करेक्ट है, तो जो इसमें हमारा सी ऑप्शन हमको दिख रहा है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, हाँ, फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले, हाँ जी बिल्कुल। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। अब मुझे आप बताइए किस ईयर में, है ना, फर्स्ट यूरोपियन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, किस साल में, तीसरे में, चौथे में, दूसरे में, पहले में, किस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी। देखो कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। देखिए पीसीएस भी अगर आप देने जाएंगे ना तो पहले दिन आपको ना, अभी आप देंगे तो भी आपको करीब 30-40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लगेगा कि क्लर्क लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन उनसे सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन हाँ, सिलेक्शन है, लेकिन उनको भी अच्छे से करना पड़ता है। तो अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को एकदम रेडी रखिए, वो गलत एकदम नहीं होने चाहिए। जैसे इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा 1930-31, असहयोग 1920, चंपारण 1917, बात खत्म, डी ऑप्शन खत्म। ये सारे गांधी जी के आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को, मतलब कपड़ों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि एक निष्ठुर बर्बादी है। ये किसने लिखा था कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये गलत है, ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देख लो, अब ये कांग्रेस के अधिवेशन परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, अभी तक तो पूछे जा रहे हैं।
कौन सी जगह पे कौन सा आंदोलन, कौन सा बैठक हुआ था? कांग्रेस का हर साल सेशन होता था ना, तो वो देखिए आपको अभी देखिए, क्या आपको एक भी याद हो ना तो हो जाएगा। अब इसमें क्या ट्रिक थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें 1905 का जो सेशन था ना वो बड़ा फेमस था, बिकॉज स्वदेशी आंदोलन उस समय शुरुआत होने वाली थी, और वो हुआ था बनारस में, वाराणसी या बनारस। ठीक है, वैसे परीक्षा में बनारस आना चाहिए, बिकॉज बनारस उसमें था शब्द। तो सी का देखो टू है क्या, सी का आपको टू दिख रहा है, ए ऑप्शन, आगे आपको देखना ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आप अगर ये देखोगे तो सी का आपको टू अगर दिख गया तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही सीधे सीधे खत्म हो जाएंगे, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, और तो क्या है ना, बाकी अब आपको आसानी से आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें से बहुत आसान होता है अगर अपनी चीज़ों को सही से एक भी क्वेश्चन हिट कर गया तो। ठीक, तो ये देखिए आपका ये रहा, तो ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका 4 हो गया, सी का आपका 2 हो गया, और डी का आपका 1 हो गया। बहुत शुरू के तो देखो आ सकते, 88 वाला भी आप याद रख सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस सेकंड गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 में हुआ, एक 31 में हुआ, एक 32 में हुआ, है ना। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन के आसपास के दौरान नेहरू जी ने किस स्थान से करबंदी चलाने का निर्णय लिया, टैक्स नहीं देने का एक प्रोग्राम शुरू किया? इलाहाबाद से शुरू किया था। ये वही पीरियड था जब गांधी जी ने जिस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने की घोषणा की थी, गांधी इरविन पैक्ट के तहत। ठीक है जी, ठीक है। तो करबंदी प्रोग्राम किसने चलाया था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद से शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, हमारा 14th क्वेश्चन ना, हाँ 14th क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारी ज्योग्राफी से। सारगैसो सागर किस महासागर से रिलेटेड है, किस महासागर के आसपास, ये कहाँ से आपको देखने को मिलता है? सरगसो सी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कई सारे, खूब खींच के क्वेश्चन आते हैं। अटलांटिक महासागर में है भाई, ये वो सागर है जहाँ पे 4 अलग अलग करंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओशनिक करंट का एक टॉपिक मुझे पढ़ाना, एक मानसून का टॉपिक पढ़ाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो सरगसो सी अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फिर ये स्किप हो जा रहा है बहुत तेजी से, सॉरी। ये 15th क्वेश्चन है ना, हाँ। निम्नलिखित पहाड़ियों का, देखो एक गजब का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित पहाड़ियों को आप, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित पहाड़ियों को आप पश्चिम से पूर्व की ओर, आई थिंक ना, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सेट कीजिए। पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर आप सेट कीजिए। देखिए पहला है महादेव की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। अब बताइए इसमें से कौन सा किस प्रकार से होना चाहिए? पश्चिम मतलब राजस्थान की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से, ठीक है, और पूर्व की ओर जाएगा। बताइए, आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे ना, तो सतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे पश्चिम में पड़ेगी, यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ। उसके बाद आपकी सबसे वेस्ट में ये, उसके बाद सेकंड नंबर पे महादेव की पहाड़ियाँ दिखेंगी। उसके बाद फिर कैमूर, जो आप लोग देखते होंगे ना कि दक्षिण मध्य प्रदेश से स्टार्ट होते हुए पूरा आगे की ओर निकलती हैं, और फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ये, हाँ 2 1 3 4, सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। सतमाला की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दून, दून का मतलब होता है घाटी। दून स्थलाकृतियाँ हिमालय के किस भाग का विशेष लक्षण है? सीधी बात है, याद रखो, देहरादून। दून मतलब घाटियाँ। इस तरफ आपको ज़्यादा वैली देखने को मिलेंगी, किधर? वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में ना पहाड़ ज़्यादा शार्प है और ऊंचे हैं, आप ध्यान दो, मतलब कर्व्स ज़्यादा नहीं है, कर्व बहुत कम है। कर्व आपको ना वेस्टर्न साइड में ज़्यादा मिलेंगे, पश्चिम साइड में। तो खासतौर से जो आप कश्मीर और हिमाचल की साइड में आप देखिए ना, उत्तरांचल इस साइड में, इधर में तो आपको बहुत शार्प पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ स्थित हैं भैया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कई सारे जिलों में एक्चुअली फैली हुई हैं, जैसे कुर्नूल, गुंटूर, ये प्रकाशम जिला है, फिर कुडप्पा, कुडप्पा बहुत फेमस भाई यूरेनियम के लिए, चित्तूर, है ना, इन जगहों पे। और यहाँ पे जैसे कि महबूबनगर, इन जगहों तक यहाँ पे ये फैला हुआ है। अब देखो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ अगर आप देखोगे ना, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ना नीचे में, उसका ईस्ट का अगर आप देखो तो उसके उसके ईस्ट का एक एक्सटेंशन है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, है ना जी। जैसे अगर आप देखो तो
नीलगिरी पहाड़ियाँ इधर पड़ जाएंगी, उसके इस साइड में आपको नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। तो कई बार बोलते हैं कि नीलगिरी का ही फैलाव जो पूर्व में हुआ है उसको नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, मस्त क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है ना। ये डैम है और ये कौन सा डैम कहाँ पे है, ये तो देखते ख़त्म करोगे आप। हीराकुंड, हीराकुंड हम बोल देंगे जी उड़ीसा में है। तो देखो 1 और 2 कहाँ है, 2 में है। ठीक है, पहले फिनिश करते हैं। फिर तारापुर, कद्रमुख पहाड़ियाँ, तारापुर के की जो परमाणु केंद्र है, और हल्दिया की रिफाइनरी। तो हल्दिया अपने को पता है पश्चिम बंगाल में है। 2 ये हो गए। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, ये 2 फिर भी बराबर चल रहे हैं। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए। हाँ जी, ये 1 मिनट। अब बताइए, तारापुर जो परमाणु केंद्र है, सी का 4 ख़त्म हो गया। सी का 4 कद्रमुख पहाड़ियाँ, कर्नाटक। इसमें इजी हो गया। इसमें अच्छा क्वेश्चन था ये और अच्छे से फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी कई सारी जो चीज़ें थी काफ़ी फेमस थी। हल्दिया पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है, हीराकुंड और तारापुर ये इजी थे। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समूह भाई कौन सा है, बहुत फेमस है। देखिए इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी देखिए वर्तमान में हम 2011 के सेंसस को ही काउंट करेंगे, और 2011 का सेंसस क्या बोलता है कि जो भारत में सबसे बड़ी ट्राइब है वो है भील, है ना। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी ट्राइब है। गोंड और भील की संख्या में उतार चढ़ाव होता रहता है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनजाति पाई जाती है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। गोंड किधर मिलती है मेनली, ध्यान दो इधर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना, इस तरफ आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। तो ये थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। अब देखो रैंक 1 भील है, 2 गोंड है, संथाल तीसरे नंबर पर आती है। संथाल बेसिकली है झारखंड साइड में। और फिर थारू, थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में की सबसे बड़ी जनजाति है ये। ठीक, क्लियर हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर आगे स्किप हो जा रहा है यार। भारत सरकार ने किस अन्य देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष प्रारंभ किया है। भारत, ये करंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस अन्य देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष प्रारंभ किया है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, बांग्लादेश। देखिए फ्रांस के साथ, यूरोपीय देशों में फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन सबसे अच्छे बैठ रहे हैं। और आपको थोड़ा ध्यान देना भी पड़ेगा। कई बार ऐसे थोड़ा एक माइंडसेट लेके चलना होता है कि किससे हमारे रिलेशन किस में ऐसे चल रहे हैं। जैसे आईएसए का देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया फ्रांस ने किया है। फिर इंडिया के ट्रेड काफ़ी फ्रांस के साथ हो रहे हैं, इंडिया की डील्स काफ़ी फ्रांस के साथ हो रही है। तो अगर नहीं आए तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। बी ऑप्शन फ्रांस। नेक्स्ट, 2021-22 के बजट में देखिए, अब तो 1 साल पुराना वैसे ये बजट हो चुका है, लेकिन कुछ बजटों के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 साल पहले के भी पूछ लेते हैं ये लोग। अब देखिए जैसे बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कितनी मंडियों को, ई मंडियाँ जो हैं, है ना, ई नाम याद है, इनिशियल कितना बोला था, 1000 मतलब जो मंडियाँ हैं अनाजों की, उसको डिजिटल किया जाएगा, ये टारगेट रखा गया था ना, ए। अब बताइएगा कि इस साल कितना उसको टारगेट बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नेशनल हाईवेज की लंबाई सर्वाधिक है। महाराष्ट्र 17,000 किलोमीटर के आसपास, उत्तर प्रदेश करीब 12,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है भाई, क्लियर है जी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा इस समय, NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो वायरस मतलब विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते, एकदम करेक्ट है ये, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम में संबंधित किया जा सकता है, जी नहीं, है ना। किसी भी आर्टिफिशियल उसमें नीड नहीं होती है, उसकी से नहीं किया जा सकता इनको प्रोपगेट, इनको कैरियर चाहिए होता है, तो ये तो गलत है। विषाणु एक जीव से दूसरे जीवन में केवल जैविक वाहकों द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं, ये भी गलत है। मतलब ये कंप्लीटली क्लियर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 दिख रहा है हमारा, सिर्फ वही सही है। तो 23वें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 24, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन बेस्ड जो बेस है ना, डीएनए में उपस्थित रहता है परंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित रहता है लेकिन आरएनए में एब्सेंट रहता है, कौन सा होगा, थायामीन, ए जी, थायामीन। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लिगामेंट और टेंडन ये कैसी संरचनाएं हैं। लिगामेंट हमारे पैरों में देखते हैं ना आप लोग, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बेसिकली हमारे जो मसल्स को ज्वाइंट करके रखते हैं ये, या ये लगा लीजिए कि बहुत पतली सी हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियों की श्रेणी में नहीं होती लेकिन हड्डियाँ होती हैं, ये टिश्यू होते हैं ये, जो कि हमारे ऊतकों को, टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो क्या है ये, संयोजी ऊतक, संयोजी तंतु में ऊतक, ये रहे सी। तो इसका जो सी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। कैसे लगे क्वेश्चन मुझे बताइएगा। 25 क्वेश्चन थे, अपना स्कोर भी बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देर रात, बेसिकली जो ये वाला लेक्चर है आपको लेट नाइट तक 12 से 1 बजे तक, 12 बजे 11 बजे के आसपास मिला करेगा। केवीएस और सुपर टेट के लेक्चर आपको पहले मिला करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो सुपर टेट का आएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।